हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूके तैयारी। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे भारत के संविधान के विकास के इतिहास को। ठीक है, भारत का जो संविधान जब बनना शुरू हुआ था तो भारत के संविधान का विकास किन किन रूपों से होकर के हुआ था, तो इसकी पूरी हिस्ट्री आज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए, जो भारत का संविधान जब बनना शुरू हुआ था, जब ये सोचा गया था कि भारत के लिए अलग सा संविधान बनाया जाना चाहिए, इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो ये कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये देखिए, मुख्य रूप से ये जो भारत का संविधान है वो बनना जब शुरू हुआ था, मतलब जहाँ से उस पर कार्य करना प्रारंभ किया गया था, तो ये यहाँ से दो मुख्य रूप से देखिए तो यहाँ पर दो युद्ध हैं। ठीक है, 1757 का प्लासी का युद्ध और 1761 का बक्सर का युद्ध। तो ये मुख्य रूप से ऐसे युद्ध हैं जहाँ से जो भारत का संविधान था उसका निर्माण की नींव रखी गई थी। ठीक है, तो जो 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और 1761 का जो बक्सर का युद्ध हुआ, तो इन दोनों युद्धों में जो है वो किन किन के बीच हुआ, पहले ये देख लेते हैं। तो देखिए, अंग्रेज़ों के बीच और सिराजुद्दौला के बीच 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ और बक्सर का युद्ध हुआ अंग्रेज़ों के बीच और मीर कासिम के बीच। ठीक है, और इन दोनों ही युद्धों में जो विजय प्राप्त हुई वो हुई अंग्रेज़ों को। 1757 का प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया और 1761 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को हराया। ठीक है, तो दोनों युद्ध में अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी बनता है कि जो अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहा था उस समय इन दोनों युद्ध में, तो वह हेक्टर मुनरो कर रहे थे। कौन कर रहे थे? हेक्टर मुनरो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन के आता है। और साथ में ये भी इन दोनों का 1757 प्लासी का युद्ध और 1761 बक्सर का युद्ध, ये भी नोट करके रखना कि ये भी कई बार जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, किन किन के बीच हुआ और कब जो ईयर है वो भी पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जब अंग्रेज जीत गए तो फिर क्या हुआ, तो को अंग्रेजों द्वारा जीतने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उस पर उन्होंने अपना क्या कर दिया, शासन उस पर शिकंजा कस लिया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत में 1600 ईस्वी में आई थी, सन 1600 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये जो कंपनी थी तो यहाँ पर जो राज कर रही थी ऑलरेडी भारत में, तो यहाँ पर जब अंग्रेज जीत गए तो उन्होंने बंगाल पर जो ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो उस पर भी उन्होंने अपना शिकंजा कस लिया कि जो अब ईस्ट इंडिया कंपनी है वो हमारे अंतर्गत मतलब और भी अच्छे तरीके से कार्य करेगी। ठीक है, तो इसी शासन को उन्होंने क्या किया, अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए समय समय पर कई एक्ट पारित किए। ठीक है, तो अंग्रेज़ों के द्वारा समय समय पर कई एक्ट पारित किए गए इसके दौरान, क्योंकि वो चाहते थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो उनके अनुसार कार्य करे। तो देखिए, जो सबसे पहला एक्ट बना के आया था तो वो था 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये एक्ट बनाया गया। तो ये एक्ट ने क्या क्या कार्य करे यहाँ पर हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम है। ठीक है, तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह उसे कार्यों को नियमित करने के लिए और उसके कार्यों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है, नियमित रूप से कार्य हो और नियंत्रित रूप से कार्य हो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो इसको देखते हुए जो ब्रिटिश सरकार थी इन्होंने ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये पारित किया और इसको लागू किया। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो कंपनी का जो शासन था वह संसदीय नियंत्रण से चले। ठीक है, उस पर संसदीय जो नियंत्रण था वो स्थापित हो, तो इसकी वजह से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। फिर दूसरा इसमें पॉइंट था, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जब भी कंपनी शब्द आएगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसका अर्थ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो कार्य जो चल रहे थे उसके जो प्रशासनिक कार्य थे और उसके जो राजनीतिक कार्य थे, ठीक है, तो वे दोनों ही कार्यों को मान्यता प्राप्त हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, जो 1773 में बन के आया था, तो इसके तहत ये कार्य हुआ। फिर नेक्स्ट हुआ, इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। ठीक है, केंद्र में भी प्रशासन की व्यवस्था की गई और इसको यहाँ से स्टार्ट किया गया रेगुलेटिंग एक्ट से। फिर है, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, इससे पहले तो क्या होता था, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उससे पहले बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब ये एक्ट पारित किया गया, ये बन के आया, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और साथ में मुंबई और मद्रास के गवर्नर को भी इसके अधीन कर लिया गया। ठीक है, मुंबई का जो कह सकते हैं, मुंबई और मद्रास का जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है, इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, जो सबसे पहले मतलब इस एक्ट के तहत जो बने थे 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसके तहत जो प्रथम गवर्नर जनरल बने वो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है,
और इसके बाद हुआ कि इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे। ठीक है, एक नई प्रेसिडेंसी शुरू की गई कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, जहां पर एक सरकार बनी और यहाँ पर क्या हुआ कि गवर्नर जनरल के साथ 4 अन्य लोग भी वहाँ पे कार्य कर रहे थे, उनकी एक पूरी परिषद बनी। ठीक है, और उन्होंने अपनी जो सत्ता थी, जो उनकी पावर थी, उसका उपयोग वो कैसे कर सकते थे, वो संयुक्त रूप से कर सकते थे। यानी कि वो अलग अलग से अपनी जो पावर थी उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे, अपनी सत्ता का प्रयोग नहीं कर सकते थे, बल्कि संयुक्त रूप से मिल करके वो 4 सदस्य और जनरल जो थे, गवर्नर जनरल जो थे, वो साथ मिल करके अपनी सत्ता का उपयोग कर सकते थे। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में, तो वो ये था कि इस अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। ठीक है, तो जो उच्चतम न्यायालय बना कलकत्ता में, वो सबसे पहले 1774 में बना और कौन से एक्ट के तहत बना, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना। ठीक है, ये भी कई बार क्वेश्चन बन के आता है कि कलकत्ता का जो उच्चतम न्यायालय है उसकी स्थापना कब हुई और किस एक्ट के तहत हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1774 में हुई बना था जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये आंसर हो गया इसका। और जिसमें क्या थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये जब बना था तो उसमें 1 न्यायाधीश और 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, अब वो जो न्यायाधीश बने थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश वो थे सर एलिजा इम्पे, और उनके साथ 3 अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर्स, लिमिस्टर और हाइड। ठीक है, ये 3 न्यायाधीश बने थे। तो इस तरीके से ये कार्य हुआ था। फिर इसके बाद होता है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यहाँ से क्या हुआ था, इस एक्ट के तहत कि जो कर्मचारी थे कंपनी के, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो उन पर ये चीज़ें लगा दी गई थी, ये प्रतिबंध लगा दिया गया था कि वो निजी व्यापार नहीं करेंगे, किसी भी रूप से अपने आप से कोई व्यापार शुरू नहीं करेंगे, और जो भारत के जो लोग थे उनसे किस तरह के कोई उपहार नहीं लेंगे, कोई भी रिश्वत वो नहीं लेंगे। तो इस चीज़ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से जो कंपनी जो कार्य कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इस पर नियंत्रण सशक्त हो गया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से। ठीक है, फिर वह इससे भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। तो जो ये एक्ट बना था 1773 का एक्ट, तो इसमें ये कहा गया था कि अब जो भारत का जो राजस्व जो कार्य होंगे और नागरिकों का मतलब कह सकते हैं कि गणना और सैन्य मामलों जानकारी का भी ब्रिटिश सरकार को उनको एक तरह से रिपोर्ट देना भी आवश्यक हो गया था। ठीक है, ये रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश सरकार को देना, इसको मतलब कह सकते हैं कि इसको नेसेसरी कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ तक तो ये हुआ 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब नया एक्ट जब बन के आया वो आया फिर इसके बाद 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट उसको कहा गया। तो ये देखिए, ये जो एक्ट बना था ये रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां पाई गई थी, तो इस कमियों को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए एक प्रावधान निकाला गया जिसको कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया, जो कि 1781 में निकाला गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या कार्य हुआ, इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, इसमें एक ही पॉइंट है कि मुख्य रूप से जो सेटलमेंट वाला है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, तो यहाँ पर जो कलकत्ता की सरकार थी उसको कहा गया कि तुमने अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन 3 जगहों के लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाना, यानी कानून बनाने का उनको अधिकार दिया गया। ठीक है, फिर अगला जो एक्ट आया वो आया 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत क्या बात हुई थी कि इसके द्वारा जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य और कर्मचारी थे उनका जो वेतन था वो भारत के राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, तो जो नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, हमने इससे पहले देखा था कि 1784 ईस्वी में दोहरा जो प्रशासन था वो स्टार्ट किया गया था और 2 बोर्ड इसमें बनाए गए थे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो ये जो इनकी बात हो रही है कि जो ये बोर्ड के जो सदस्य थे और इनके साथ में जो कर्मचारी थे, तो इनका जो वेतन था वो कहाँ से दिया जाएगा, वो दिया जाएगा भारत के राजस्व से। तो ऐसी व्यवस्था यहाँ से शुरू की गई थी। 1793 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था इसके अंतर्गत ये बात की गई थी। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट जो आएगा वो है 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ठीक है, 1813
जो चार्टर अधिनियम है, तो इसके अंतर्गत ये बात हुई कि जो कंपनी के अधिकार पत्र थे, ठीक है, वो अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिए गए थे। तो भारत पर जो कंपनी का अधिकार थे, कैसे कैसे वो कार्य करेगी, कौन कौन से कार्य करेगी, तो इन अधिकार पत्रों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। और कंपनी के जो भारत के साथ जो व्यापार थे, जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो वो जो भारत के साथ व्यापार करती थी, तो उस व्यापार करने की जो एकाधिकार था उसको छीन लिया गया। लेकिन चीन के साथ वह क्या कर रही थी, जो कंपनी थी वो चीन के साथ व्यापार कर सकती थी, पूर्वी देशों के साथ, अन्य जो पूर्वी देश हैं उनके साथ। और किस चीज़ का व्यापार, चाय का व्यापार, ठीक है, चाय का जो व्यापार था वो अगले 20 वर्षों तक उसको लगातार कर सकती थी। तो ये एक अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन एक तरफ से एक अधिकार जो भारत के साथ जो व्यापार कर रही थी कंपनी, तो उसका अधिकार छीन लिया गया, ठीक है। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट जो पॉइंट इसमें आया वो था कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी जो ब्रिटिश नागरिक थे उनके लिए और भारत के साथ व्यापार खोल दिए गए, ठीक है। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ जो व्यापार थे वह खोल दिए गए थे। जो ब्रिटिश नागरिक थे अन्य देशों के, तो उनके साथ जो थे भारत के व्यापारों को खोल दिया गया था। तो ये 3 मुख्य रूप से कार्य हुए थे 1813 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम था इसके अंतर्गत, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो एक्ट है उनको कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नई नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। आपकी वीडियो को से लेकर के कोई भी क्वेरीज हैं और यदि आपको कोई PDF चाहिए हो तो प्लीज़ टेलीग्राम लिंक पर जाइए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।